नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं वो पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से जो है वो लीनियर इक्वेशंस को रिकॉल कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, फिर वहाँ से हम जो है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जो है जंप कर जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो ए एक्स इज इक्वल टू बी मी, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जी हो कुछ भी अननोन हो उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो वन इन्वॉल्व हो रही हो और उसका कोफिशिएंट ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और जो वेरिएबल या अननोन है उसकी मैक्सिमम पावर वन इन्वॉल्व होनी चाहिए। और इक्वेशन आपके पास अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है समथिंग इनटू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर समथिंग इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है टू एक्स इज इक्वल टू -3, तो ये आपके पास इस फॉर्म वाली इक्वेशन है। तो ये आपके पास देख सकते हैं ये अननोन जी की मैक्सिमम पावर वन आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में भी लिखी हुई हो सकती है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी ऊपर वाली इस फॉर्म, ये दोनों फॉर्म जो है वो एक ही हैं, ठीक है। जब फर्क इतना है कि यहाँ पे कांस्टेंट को इक्वल की राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या किया कांस्टेंट को जो है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, कोएफिशिएंट भी यहाँ पे रियल नंबर हम यूज कर रहे हैं। तो लिखते वक्त मैंने यहाँ प्लस का सिंबल लगाया हुआ है, लेकिन ये सी जो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सी आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा -2 बन जाएगा ये वाला। तो -2 इज इक्वल टू जीरो, तो एक ही बात है। ये दोनों जो शेप मैंने लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की ऊपर वाली नीचे दोनों एक ही हैं, जैसे इनको जो है वो रीअरेंज किया हुआ है। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है चाहे वो इस फॉर्म में लिखी हुई हो चाहे वो इस फॉर्म में लिखी हुई हो, देख सकते हैं अननोन या वेरिएबल आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर इन वन इन्वॉल्व हो रही है और क्वेश्चन उसका नॉट इक्वल टू जीरो है और मैक्सिमम पावर वन आ रही है इस फॉर्म में लिखी हुई है। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी हुई उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरह अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी हो तो उसको आप लिख सकते हैं इन जनरल इस तरह समथिंग फर्स्ट वेरिएबल प्लस समथिंग सेकंड वेरिएबल इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपके पास क्या है जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर वन आ रही है और कितने वेरिएबल टू इन्वॉल्व हो रहे हैं और तो ये आपके पास क्या बन जाएगी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी मैक्सिमम पावर वन होने की वजह से अननोन की या वेरिएबल की और दो अननोन आ रहे हैं तो आपके पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह आप इन जनरल जो है वो लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल x1 आपके पास पहला वेरिएबल या अननोन है, इस तरह आपके पास a2 और x2 आपके पास क्या है दूसरा अननोन है। तो इनकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही देख रहे हैं x1 की पावर भी मैंने वन लिखी हुई है x2 की पावर मैंने वन लिखी हुई है जो कि वन हम लिखते नहीं है। पावर कोई भी ना लिखी उसका मतलब ये होता है पावर वन नहीं होती है। उसके बाद प्लस सो ऑन, इस तरह अगर आप चलते जाएंगे तो ये आपके पास इन दी एंड प्लस ए एन और एक्स एन या आपके पास एक्स एन आपके पास nth अननोन या वेरिएबल है इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट लेट से सी। तो आपके पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन एन वेरिएबल क्योंकि जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी कि मैक्सिमम पावर वन इन्वॉल्व हो रही है और टोटल जो है अन नंबर ऑफ अननोन या वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वन इन्वॉल्व हो रही हो, मैक्सिमम पावर जो है वन इन्वॉल्व हो रही हो, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं वो क्या है लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। फिर उस हिसाब से भी जितने अननोन की अगर मैक्सिमम पावर वन इन्वॉल्व हो रही है और एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप इस हिसाब से कह देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है या इन जनरल ये आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन इन एन नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होती है आपके पास मैक्सिमम अननोन या वेरिएबल की पावर वन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई हो जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की या अननोन की टू आ रही हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर जो है वो टू आ रही हो और जिस अननोन या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू आ रही हो मैक्सिमम पावर उसका कोएफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट कि उसमें जो भी वेरिएबल जो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही हो टू आ रही हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एक ही बात है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है वो ये होती है कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो या ऐसी इक्वेशन जिसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकें, उन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, उन इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसको हम जो है जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो उस इक्वेशन को जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस फॉर्म को हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन में आपको जो है फॉर्म जो है चेंज करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आप लोगों को फिर क्या करना होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो सिंप्लीफाई करके फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उससे रिलेटेड हम डिफरेंट मेथड भी पढ़ेंगे। अदरवाइज जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ax² प्लस bx इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेट्स से डी। तो ये भी आपके पास क्या एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये आपके पास। लेकिन जस्ट फॉर्म क्योंकि रीअरेंज करने से इक्वेशन को चेंज हो सकती हैं या हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस तरह की जो फॉर्म बन जाएगी जिसमें सारी जो टर्म्स हैं एक साइड पे आ रही है इक्वल टू 0 आ रही हो, इस तरह की फॉर्म को हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन ये जो फॉर्म आपके पास फॉर्म या शेप बन रही है इस फॉर्म या शेप को हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे अगेन वही बात जो मैंने पहले आपको बताई थी कि जो मैक्सिमम पावर आप कह रहे हैं कि अननोन की मैक्सिमम या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हाईएस्ट पावर 2 होने के साथ साथ आपका जो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये कंडीशन साथ में नहीं बताएंगे तो फिर वो जरूरी नहीं है कि आपकी जो हाईएस्ट पावर 2 वाली इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो। अगर उसका कोएफिशिएंट 0 होगा फिर वो हाईएस्ट पावर 2 जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर 2 खत्म हो गई आपकी वो इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं रहेगी इन दी एंड। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो डेफिनेशन वर्डिंग में लिखी हुई है वहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेशन लिखते हुए साथ में ये भी मेंशन कर देना है यहाँ पे एन इक्वेशन विद द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज टू एंड कोएफिशिएंट ऑफ and its coefficient is non-zero is called quadratic equation और equation of second degree। ठीक है, साथ में यही मेंशन करना है यहाँ पे कि उसका कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए या नॉन जीरो होना चाहिए। या जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे जब लिखी था बताया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं 2 इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन साथ में आपने ये बताना है कि इसका कोएफिशिएंट ये वाला ए जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये वाली जो टर्म है ax² यहाँ से खत्म हो जाएगी। अगर खत्म होगी तो फिर आपकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगी। तो फिर वो अगर कम हो गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। तो हाईएस्ट पावर 2 इन्वॉल्व होने के साथ साथ जो हाईएस्ट पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर ये आप कहेंगे कि आपकी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपके कुछ एग्जांपल यहाँ बताई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं एक आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन है उसमें a जो है वो 2 है, b जो है आपके पास -7 है और c जो है आपके पास +5 है। अगर आप जो है वो इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो है इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएंगी। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 4 है, बी जो है उसकी वैल्यू -8 है और यहाँ पे सी जो है जो कि प्लस सी आना था उसकी जगह क्या है 0 है। तो 0 को यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे सी की जगह क्या आ रहा है आपके पास, सी की जगह यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है। तो सी भी 0 हो सकता है आपके पास, बी भी 0 हो सकता है आपके पास, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है ए बी सी सारे के सारे क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर में 0 भी हो सकता है। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ए जो है पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए ए। बी जो है वो भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो आपकी इक्वेशन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है
सी को जीरो किए हम, जब बी को भी जीरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ए आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ए आपके पास नॉन जीरो 2 आ रहा है। बी आपके पास यहाँ पे बी एक्स के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे बी एक्स नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 0x लिखा हुआ है। तो बी की जगह आपके पास क्या आ रहा है, बी की जगह 0 आ रहा है, और सी की जगह क्या आ रहा है आपके पास -5 आ रहा है। तो बी और सी 0 हो सकते हैं, ए आपके पास जो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया ए, तो आपकी इक्वेशन जो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। वैसे ए बी और सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए आपके पास जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मजीद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। a² माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a आपके पास 1 है, b आपके पास 0 है, और c आपके पास क्या है -4 है। x² माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे। कहते हैं इफ b इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया a b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है। कहते हैं अगर b जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 आ रहा है, देन ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहेंगे। ठीक है। अगर आपकी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b 0 आ गया है, ये कह लें कि उसमें सिर्फ x² ही आ रहा है, x नहीं आ रहा, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे वो क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये में देख सकते हैं x², ये एक्चुअली लिखी हुई है x² प्लस 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b 0 आ रहा है, जिसमें या कह लें कि x जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहेंगे वो क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट बताया, जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं ए हमारा 0 है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगर ये उसको हम 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये वाली जो है इसमें अगर हम a 0 पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगी, इसकी फॉर्म जो है वो ये वाली बन जाएगी px प्लस c इक्वल 0। ओके, क्या बन गई है वो आपके पास लीनियर बन गई है। मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट में लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बताई थी, समथिंग x प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी हुई होती है, इसमें देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या स्टैंडर्ड उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने ए को 0 कंसिडर कर लिया, फिर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो फिर क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर बन जाएगी। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है, तो आपकी जो x² का कोएफिशिएंट है उस वो कोएफिशिएंट जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक रहेगी और आप इसको जो है वो डिस्कस कर सकेंगे इन द सेंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज आपको फिर उसको इन द सेंस ऑफ रियल लीनियर इक्वेशन जो डिस्कस करना होगा, तो वो हम लोग पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कर चुके हैं। अब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है, तो उसके लिए हमारा जो x² है उसका कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो भी अननोन है उसकी मैक्सिमम पावर भी 2 ही होनी चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम पावर अननोन की 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, और x² का कोएफिशिएंट जो है वो भी नॉट इक्वल 0 हो, फिर आपको जो इक्वेशन इन द एंड मिलेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो वेज हम लोगों ने पढ़ने हैं, वो यहाँ पे 3 मेथड जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीनों मेथड को हम लोगों ने पढ़ना है। पहला मेथड है आपके पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं। इन तीनों मेथड्स को यूज़ करके हम लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो सीखना है। हर वे जो है वो डिफरेंट टाइप का है, तो एक एक करके हम जो है वो तीनों डिफरेंट वेज को सीखेंगे और देखेंगे, फिर इनको यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपके पास आ रहा है वो है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कि फैक्टराइजेशन को जो है वाले मेथड को यूज़ करते हैं हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कह रहा हूँ, कि फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व की है वो सॉल्व करके बताता हूँ बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। या फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को जो है वो यूज़ कैसे करते हैं। फिर इस मेथड को जो आप यहाँ पे जब समझ लेंगे, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस पे आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इस मेथड को यूज़ करते हैं आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दी गई है, 3x² प्लस
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आपसे कहा गया सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो होता क्या है, उसको यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना समझ लिया लोगों ने भाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर आपको कहा गया उसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जस्ट सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको यह इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूँ बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। कुछ एक दो ट्रिक्स यूज होती हैं, आप लोगों ने उनको जो है वो माइंड में रखना है। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है। कांस्टेंट आप लोगों ने जो है वो प्लस माइनस के साइन के बगैर देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या लिखा है, +1 लिखा हुआ है। अगर -1 भी लिखा हुआ होता तभी आप लोगों ने फिलहाल जो है वो प्लस ये जो साइन के बगैर 1 आएगा उसको ही देखना है, ठीक है। याद रखना है मैं वेस्ट खा रहा हूँ, मैं इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहा। इक्वेशन को हम लोगों ने इसी को सॉल्व करना है, लेकिन जैसे मैं आपको वे बता रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, प्रोसीजर को कैरी कैसे करना है। जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस कि जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको देखें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। और जो कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखें +1 आ रहा है। जहाँ चाहे अगर यहाँ पे -1 भी होता तो आप लोगों ने इनके जो नंबर्स हैं सिर्फ उन नंबर्स को देखना है, इनके साइन को नहीं देखना। अगर +1 है तभी आप लोगों ने 1 को देखना है, अगर -1 है तभी आप लोगों ने जो 1 है साइन के बगैर इसी को देखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है साइन के बगैर +1 के साइन के बगैर, इन दोनों को देख के जो नंबर बन रहे हैं इन दोनों को क्या कर देना, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास 3 आ रहा है और जो कांस्टेंट है +1 इसके साइन के बगैर वो आपके पास 1 आ रहा है। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को जब इस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो आपके पास हो गया बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने वो वाले दो नंबर सोचने हैं जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला नंबर जो है वो 3 आता है, ठीक है। वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आप लोगों ने सपोज करने हैं, दो नंबर सपोज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला नंबर जब भी मैंने लिखा है यहाँ पे वो 3 आता है। तो एक तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ही बात है। और उसके अलावा और कोई से भी दो नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिनको जो है वो 3 आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास जो है वो 3 आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है +1 इसके साइन के बगैर, मेरे पास आंसर आया है 3। सेकंड समय मैंने ये सोचा है कि वो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरे पास ये वाला 3 नंबर आता है। वो सारे दो नंबर मैंने यहाँ पे लिखने हैं। तो जब सोचा तो सिर्फ 1 और 3 को ही आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर जो 3 आता है, तो मैंने 1 और 3 जो है वो लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास दूसरा स्टेप हो गया है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास ये होना है, ये आपके पास पहला स्टेप था जब आप लोगों ने जो है वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जो है वो एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरा स्टेप आपके पास ये था कि आप लोगों ने वो दो नंबर चूज करने हैं, जितने भी जो भी दो नंबर आपको मिल सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास जो है ये वाला नंबर आता है जो कि पहले स्टेप में आया था। उसके बाद थर्ड स्टेप आपके पास ये है। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो दो नंबर आपके पास आएंगे, जो कि फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर आया दो नंबर का, अदरवाइज आपके पास एक से ज्यादा पेयर भी आ सकते हैं दो नंबर के, और मजीद एग्जाम्पल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन दो नंबर जो जो दो नंबर आपके पास आए हैं, इन दोनों नंबर के साथ किसी के साथ दोनों के साथ प्लस का सिंबल लगा के, या दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगा के, या किसी एक के साथ प्लस और किसी एक के साथ माइनस का सिंबल लगा के आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सा दोनों नंबर के साथ सिंबल लगाने के बाद हमें जो दरमियान वाला नंबर एक्स का कोएफिशिएंट बन रहा है +4, ये वाला नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 1 और 3 लिखे हुए हैं, इन 1 और 3 के साथ कौन कौन सा साइन लगाएंगे कि इन दी एंड इन दोनों साइन लगाने के बाद हमें जो है +4 जो है आंसर मिल जाए। क्या दोनों के साथ हम प्लस का सिंबल लगाएंगे तो हमें +4 मिलेगा, या दोनों के साथ हम माइनस का सिंबल लगाएंगे तो हमें +4 मिलेगा, या दोनों में से किसी एक के साथ प्लस और किसी एक के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे तो हमें +4 मिलेगा। आप लोगों ने ये खुद से लगा के चेक करने हैं। जिन जिस पेयर के दो नंबर के साथ ये सिंबल लगाने के बाद अगर आपके पास जो है वो ये वाला नंबर एक्स का कोएफिशिएंट +4 बन जाएगा, आप लोगों ने उस पेयर को उस जो है वो कॉम्बिनेशन को जो है वो चूज करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास 1 और 3 एक ही पेयर आ रहा है,
और मैंने इनके साथ सिंबल इस तरह लगाने कि इन दी एंड मेरे पास आंसर जो है वो +4 आए। तो अगर दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे, -1 के साथ भी माइनस का सिंबल लगाएंगे और 3 के साथ भी माइनस का सिंबल लगाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -4। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है +4 चाहिए। अगर हम 1 के साथ प्लस का सिंबल और 3 के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं चाहिए क्योंकि हमें आंसर में +4 चाहिए। इसी तरह अगर हम 1 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस का सिंबल लगा देंगे, तब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, तब आंसर हमारे पास जो है +2 आ जाएगा। और हमें ये भी कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में +4 चाहिए। तो आखिरी जो कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएगा वो क्या होगा, 1 के साथ ही प्लस का सिंबल लगाएं और 3 के साथ ही प्लस का सिंबल लगाएं, तो क्या बन जाएगा आपके पास आंसर में आपको +4 जो है मिल जाएगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जिसमें हमें जो है इन दी एंड वो एक्स का कोएफिशिएंट जो कि +4 इन्वॉल्व हो रहा था वो मिल गया है। ये वाला कॉम्बिनेशन जो है हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आपकी जो यहाँ पे इक्वेशन में +4x लिखा हुआ है, यहाँ पे +4 की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि +4 किसके इक्वल आ रहा है, +4 +1 और +3 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, +4 की जगह जो है वो +1 और +3 यहाँ पे लिख देंगे। +1 और +3 या +3 और +1 एक ही बात है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको ये जो इक्वेशन मिली है ये वाली, +1 +3 इज इक्वल टू +4, आप क्या करें, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को साथ जो है कि दोनों साइड को जो है वो x से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। जब दोनों साइड को आप जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में आपके पास बनेगा x प्लस 3x या 3x प्लस x, एक ही बात है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास बनेगा 4x। तो ये आपके पास 4x बन गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना था उसमें दरमियान में भी क्या आ रहा है, उसमें दरमियान में भी आ रहा है आपके पास 4x। तो इस 4x की वैल्यू जो वाली में ये मिली है, ये वाली इज इक्वल टू x प्लस 3x या 3x प्लस एक्स। ये 3x प्लस एक्स हम क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो +3x प्लस एक्स हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। और जो हम लोगों ने ये पूरे के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, आप लोगों ने इस प्रोसीजर को फॉलो करते ही जो है वो ये वाली वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, तभी आपका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सही फॉलो होगा। तो 4x की जगह हम लोगों ने क्या पता किया है कि 4x जो है उसको x 3x प्लस एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 4x की जगह 3x प्लस एक्स लिख देंगे। अब हो सकता है किसी के माइंड में ये हो, सर हम 4x को 2x प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो 4x ही बनता है। तो आपकी बात ठीक है, हम 4x को 2x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो ठीक से फॉलो नहीं होगा। इन दिन हमारे जो है फैक्टर जो है वो नहीं बनेंगे अगर हम जो है ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू सही तो है, लेकिन ये वाली वैल्यू यूज़ करने से हमारे इंडियन फैक्टर्स नहीं बनेंगे, जो कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का एक्चुअली वे है। अगर हम ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे 4x की 3x प्लस एक्स, तो इस वैल्यू को चूज़ करने से हमारे पास इंडियन फैक्टर जो है बन जाएंगे। तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको पुट करने से फैक्टर्स बनते हैं। वो स्पेसिफिक वैल्यू आपको जो है ये वाला सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने की वजह से मैंने भी किया था, फॉलो करने के बाद ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद आपको स्पेसिफिक वैल्यू वो वाली मिलती है। उस स्पेसिफिक वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो आपको इंडियन जो है फैक्टर जो है वो मिल जाते हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व भी हो जाती है। इसलिए उसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो कहते हैं। तो 4x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4x की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 3x प्लस एक्स, ये जो हमें वैल्यू मिली थी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब आपके पास पहले 3 टर्म्स थी टोटल, 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब आपके पास टोटल कितनी टर्म बन गई हैं, 4 टर्म बन गई हैं। इन 4 टर्म में से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो पहली 2 टर्म्स होंगी उनमें से देखना है कि क्या क्या नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो पहली 2 टर्म्स में अगर आप देखें तो पहली 2 टर्म में आपको 3 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 3x के में से आपको 3 भी कॉमन मिल रहा है, और दूसरे टर्म में भी आपको 3 कॉमन मिल रहा है, और जो पहले टर्म है उसमें से x भी कॉमन आ रहा है, दूसरे में भी x कॉमन आ रहा है। तो ओवरऑल जो दोनों टर्म्स आ रही हैं पहले 2 टर्म्स, उनमें से आप 3x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे पहले 2 टर्म्स में से, तो तो पहले टर्म में से जब 3x कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद प्लस के बाद जो दूसरी टर्म है आपके पास 3x, उसमें से जब 3x कॉमन लेंगे तो वहाँ पे आपके पास जो है वो 1 बच जाएगा, तो 1 आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो 3x इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास जो है वो पहली जो 2 टर्म्स हैं उनमें से कॉमन लेने के बाद क्वांटिटी में बन जाएगी आपके पास। उसके बाद जो बाकी 2 टर्म्स हैं x प्लस 1, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उसको इस तरह भी जो हम उसको इस तरह जो ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस x प्लस 1, ठीक है।
ये हमने क्या कर दिया है, दो दो टर्म्स में से कॉमन जो जो आ सकता था वो हम लोगों ने ले लिया है। पहले दो टर्म्स में भी जो कुछ कॉमन आ सकता था वो ले लिया है, और बाकी जो दो टर्म्स थी उनमें से कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन आ रहा होता तो हमने वहाँ से भी कॉमन जो है वो ले लेना था। अब कॉमन लेने का मेन इंडियन क्या फ़ायदा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स बन रही हैं ये वाली x+1 ये वाली ब्रैकेट और x+1 ये वाली ब्रैकेट दोनों क्या आ रही हैं, सेम ही आ रही हैं ये वाली। ठीक है, तो ये बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का फ़ायदा होता है कि जब भी आप बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को फॉलो करते हैं तो कॉमन लेने के बाद जब आपकी ये जो दो ब्रैकेट्स बनती हैं ये दो ब्रैकेट्स आपकी हमेशा जो है वो सेम ही बनती हैं। ठीक है, और आपकी ये दो ब्रैकेट्स सेम बन रही हैं, इसका मतलब आप जो है वो सही प्रोसीजर से जो है वो सही जो है वे को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एक टर्म आपके पास ये है, इसमें भी x+1 आ रहा है, प्लस दूसरी टर्म आपके पास ये है, इसमें भी x+1 जो है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से जो है वो x+1 को कॉमन लेंगे। x+1 को जब कॉमन लेंगे, जो पहली टर्म में 3x इंटू x+1, इसमें से जब x+1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 3x बचेगा। ठीक है, ये 3x बचेगा, x+1 जो ये वाला जो है कॉमन आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने बाहर कॉमन लिख दिया है, और 3x आपके पास आ जाएगा पहले टर्म में से। उसके बाद प्लस जो दूसरी टर्म है उसमें x+1 अकेला ही है, अगर पूरे के पूरे x+1 को भी कॉमन ले लें, क्योंकि हम लोगों ने x+1 दोनों टर्म में कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम x+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो है बच जाएगा, सिर्फ +1 बच जाएगा। तो इंडियन हम लोगों ने क्या किया, दो टर्म्स आपके पास इंडियन बच गई थी। देख सकते हैं दोनों टर्म्स में जो है x+1 कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी x+1 था और यहाँ पे भी x+1 था। तो दोनों टर्म्स में जब x+1 कॉमन लिया तो पहले टर्म में से आपको जो है वो 3x मिल गया, उसके बाद प्लस दूसरी टर्म में से आपको जो है वो +1 मिल गया। तो आपके पास ये अब दो फैक्टर जो है वो बन गए हैं। पहला फैक्टर आपके पास जो है वो x+1 है, और दूसरा फैक्टर आपके पास जो है वो 3x+1 है। ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। तो जब भी आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के प्रोसीजर को या वे को फॉलो करेंगे तो आपको इन दी एंड हमेशा जो है यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट्स मिलेंगी वो हमेशा सेम मिलेंगी, दो ब्रैकेट्स। ठीक है, और जब उन दोनों ब्रैकेट्स को आप कॉमन लिया करेंगे हमेशा, तो इन दी एंड आपकी दो फैक्टर जो है बन जाएंगे, मीन दो ब्रैकेट आप आपस में मल्टीप्लाई होती हुई जो है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये दो फैक्टर ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे जहाँ से आप जो है इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है फैक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला फैक्टर आपके पास है x+1 और दूसरा फैक्टर आपके पास 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आपके पास जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है यहाँ तो x+1 0 की इक्वल है, और या फिर 3x+1 जो है वो 0 की इक्वल है। अगर x+1 0 की इक्वल है तो यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू जो है वो -1 मिल जाएगी, और अगर 3x+1 वो 0 की इक्वल है तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है वो -1/3 मिल जाएगी। तो ये क्या किया लोगों ने, फैक्टर्स बनाते हुए जो है वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व किया है। इसलिए इस मेथड को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहते हैं। और क्योंकि डिग्री जो है वो 2 इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको इन दी एंड जो है वो दो जो है वो वैल्यूज मिल जाएंगी। उनकी एक वैल्यू आपको -1 मिली है, दूसरी वैल्यू आपको मिली है -1/3। तो ये है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वे। इस तरह एक और एग्जांपल जो है वो सॉल्व की हुई है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें भी उन्होंने क्या किया हुआ है, आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिस प्रोसीजर को मैंने अभी आपको समझाया है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को फॉलो करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें भी आपको कहा गया कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। तो क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नज़र तो नहीं आ रही, आप क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एलसीएम लेंगे, इन दी एंड फिर आप सिंपलीफाई करेंगे। आपको यहाँ पे इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जो गिवन इक्वेशन दी गई है उसकी आपको ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मिल जाएगी। फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का लोगों ने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करना है। इन दी एंड जब आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को फॉलो करेंगे तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, उन दो फैक्टर्स को 0 की इक्वल सेट करके आप अननोन x1 x2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह एग्जांपल नंबर 4 भी है कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में भी क्या किया हुआ है, कहा गया है इस इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स बनाने के बाद जो इंडियन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो 4 एग्जांपल यहाँ पे मैं बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की हुई हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को बता दी है पहले कौन सी है। तो हम उसके बाद अब जो दूसरे एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं इसी मेथड को फॉलो करते हैं, ताकि आप लोगों को मजीद जो है अच्छे से समझ आ सके कि फैक्टर्स जो है वो बनाते कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो भी आपको इक्वेशन दी गई है आपसे कहा गया उसको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, उसको आप सिंपलीफाई करके जो है इन दी एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लें। ठीक है,
चाहे उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहे हो, चाहे उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही हो, चाहे उनकी उनमें जो है वो साइड चेंज की गई हो। अगर आपसे कहा गया उसके बाद मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, तो आपने पहले क्या करना है, उसको रीअरेंज करके उसको इन दी एंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है लोगों ने कन्वर्ट कर देना है या लिख देना है। उसके बाद फिर आपका मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कैसे करना है, वैसे करना जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल को मैंने सॉल्व किया है। पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आपने देखना है कि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है प्लस माइनस के साइन के बगैर, वो दोनों क्या बन रहे हैं। इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है और कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने देखना है कौन कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है 2 आता है। तो 1 और 2 यही दो नंबर हैं जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है हमारे पास 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के साथ ही हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन लगाएंगे और देखेंगे कौन से साइन लगाने के बाद ये जो एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास बन रहा है, जो कि क्या बन रहा है -1, वो बन जाए। ठीक है, तो अगर 1 के साथ ही प्लस का सिंबल अगर हम लगाते हैं और 2 के साथ ही प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो हमारे पास इंडियन आंसर जो है -1, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो नहीं बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चूज करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि 1 के साथ भी माइनस लगा दें, 2 के साथ भी माइनस लगा दें, तो ये आपके पास जो है -3 बन जाएगा। ये भी आपके पास -1 नहीं बनेगा, तो ये भी कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप 1 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा -1 और +2। ये क्या बन जाएगा, आपके पास +1 बन जाएगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, वो -1 आ रहा है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन पे क्या बच जाएगा, वो ये है कि हम 1 के साथ प्लस लगा दें और 2 के साथ माइनस लगा दें। तो इन दिन आपके पास क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और -1 क्या आपके पास यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ही है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा एक्स -2 इज इक्वल टू -x। ठीक है, यहाँ भी एक्स आएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, x -2x इज इक्वल टू -x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2x +x, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये -x के इक्वल आ रहा है। तो जो -x की वैल्यू ये वाली मिली है हमें यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये जो -x यहाँ पे आ गई हमें, इसकी जो ये वाली वैल्यू मिली है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम को फॉलो करते हुए, हम जो इसकी ये वाली वैल्यू जो हम ये यहाँ पे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में सोल्यूशन में। ये क्या है, -2x + x। जो -2x + x है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखो, ठीक है, अगर आप क्लियरली देखें तो जो -x दरमियान में आ रहा था, उस -x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, उस -x की जगह मैंने पुट कर दिया -2x + x। उसके बाद एक्स के भी वैसे लिख दिया है और -2 भी वैसे लिख दिया है। अब आपके पास क्या देखें, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही थी, अब आपके पास जो है 4 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो आपने जो पहले 2 टर्म्स में उनमें से जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके लिखना है यहाँ पे। उसके बाद जो बाकी 2 टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो ठीक, वरना उनको जो फिर वैसे ही लिख देंगे। और कॉमन लेने के बाद आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो देखेंगे हमेशा सेम ही आएंगी। तो यहाँ पे भी x-2 बनेगा, यहाँ पे भी x-2 बनेगा। तो ये आपके देखिए दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आ रही हैं, जो 2 ब्रैकेट्स आपकी सेम आ रही हैं। अब अगेन क्या करेंगे, यहाँ से भी जो है ये जो सेम ब्रैकेट्स हैं इनको जो है कॉमन लेंगे। तो दोनों टर्म्स में से जब x-2 कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में उसमें से आपके पास बच जाएगा उसमें से x, और जो दूसरी टर्म है उसमें से आपको जो है +1 जो है वो बच जाएगा। तो इन दो ब्रैकेट्स आपस में अप्लाई हो रही हैं, ये आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। इनको 0 की इक्वल सेट करके आप जो है अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको अगर आप देखें, उसको भी बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। हम क्या करेंगे, जो भी आपको एग्जांपल में जिस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन दी गई है हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद कर लेना। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन की सिंप्लीफाई फॉर्म जो है ये वाली बन जाएगी x² - 4। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 2 टर्म्स ही आ रही हैं ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि a + b इंटू a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है a² - b² के इक्वल होता है। तो अगर कहीं पे a² - b² लिखा हुआ तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² -4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a² - b² को हम लिख सकते हैं a + b इंटू a - b। इस तरह x² - 2² को हम लिख सकते हैं x + 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू, यहाँ के पास 0 साइड पे पहले से ही आ रहा है। तो यहाँ के पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके 2 फैक्टर जो ये वाले बन जाएंगे।
इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इक्वल 0 के इक्वल सेट करके एक्स की वैल्यू जो फाउंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फिर अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, अपनी इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वही मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के प्रोसीजर को सॉल्व करते हुए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके आपको जो इसमें अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपको उनकी वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। और अगर आप एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम लेना जाओ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहे होते हैं नंबर्स, यहाँ पे देखें एलसीएम लेना है दो फ्रैक्शंस का, उन दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दें। उसके बाद देखें कि ये वाला एक्स प्लस वन जो है वो इस एक्स प्लस वन से अगर कैंसिल आउट अगर हम इसको कर दें तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी आपके पास एक्स बच जाएगा। तो इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह ये इस वाले एक्स को अगर हम जो है वो इस दूसरे एक्स के साथ कैंसिल कर दें तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वन। इस एक्स प्लस वन को जब हम ऊपर वाले एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स प्लस वन का होल स्केयर बन जाएगा। तो स्केयर्स को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है मिल जाएगी इन दी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको आप मेथड बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो एक्सरसाइज का भी मैं आपको जो है एक दो क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस जो है वो फैक्टराइजेशन की हो सके।